अब हम देखेंगे लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो लायबिलिटी डिफरेंट पार्टीज की कैसे और कितनी होती है वो अपन स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले है लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्रॉ करता है। तो उसकी लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी और कंडीशनल होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो श्योरिटी होता है, वो प्रिंसिपल डेटर नहीं होता। तो उसकी लायबिलिटी क्या है? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। तो वो बहुत सिंपल है, उसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ चेक पे चलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है। चेक का ड्रॉई यानी कौन? बैंकर। तो जो बैंक के ऊपर हमने चेक ड्रॉ किया है, यानी जो ड्रॉई बैंक होती है, उसकी लायबिलिटी क्या है वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो उसमें लिखता है हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉवर इन हिज हैंड्स। यानी ड्रॉवर के अकाउंट में अगर पैसा है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है और आपने मुझे चेक दिया, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 30,000 रुपए, और आपने मुझे चेक दिया है 10,000 रुपए का। तो बैंक के पास जब ये चेक जाएगा तो बैंक उस चेक को पास करना चाहिए। ही शुड पास दी चेक, उसको पेमेंट करना चाहिए। तो हैविंग सफिशिएंट फंड्स प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक मस्ट पे द चेक व्हेन इट इज प्रेजेंटेड। इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट द ड्रॉई बैंकर will have to compensate the drawer for the loss of reputation। अब यहां जो लॉस ऑफ रेप्यूटेशन है वो कैसा है? देखिए, आपने एक चेक बना के मुझे दिया है फीस के लिए 10,000 रुपए का, तो वो बैंक अगर डिसऑनर कर देता है, इफ द बैंक डिसऑनर्स द चेक, तो उस केस में बैंक की लायबिलिटी क्या होगी? बैंक की लायबिलिटी क्या होगी कि आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। आपका रेप्यूटेशन का नुकसान होगा कि आपका चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, जबकि आपके बैंक में पैसे थे और फिर भी बैंक ने उसे डिसऑनर किया है। तो यहां पर आप बैंक के ऊपर केस डाल सकते हैं लॉस ऑफ रेप्यूटेशन के लिए, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब ये डैमेजेस का जो मेजरमेंट होता है कि डैमेज कम मिलना चाहिए कि ज्यादा मिलना चाहिए, ये डिपेंड करता है चेक के अमाउंट पे। अगर चेक का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, सपोज कि यू हैव पेड 5 करोड़ फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उसमें अगर बैंक डिसऑनर करता है तो डैमेजेस कम रहेंगे। और अगर आपने चेक दिया था 50 रुपए का किसी पर्सन को, पान ठेले वाले को चेक दिया, पान खाए थे आपने 50 रुपए के, और वहां अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है, जबकि आपके अकाउंट में तो बहुत पैसे थे, लेकिन अगर डिसऑनर कर दिया बैंक, आप बैंक से बहुत हेवी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो जितना छोटा चेक का अमाउंट रहेगा उतना डैमेजेस ज्यादा रहेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, आप सोचिए, देखिए, आपका 50 रुपए का चेक फेल हो गया, ये जब लोगों को मालूम पड़ेगा तो आपके रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग हंसेंगे आपके ऊपर वो देख मिलिन जा रहा है, 50 रुपए का चेक उसका डिसऑनर हो गया है। तो बेचारे मिलिन का तो रेप्यूटेशन बहुत डैमेज हो जाएगा। लेकिन वही अगर 5 करोड़ का चेक होगा, डिसऑनर भी अगर हुआ, तो लोग क्या कहेंगे? वो देख मिलिन जा रहा है, मालूम है कितने का चेक दिया था उसने? 5 करोड़। 5 करोड़ का चेक उसने दिया था, कितना बड़ा आदमी है, तेरे को मालूम है? तू क्या सोचता था, देख उसके बारे में। तो बल्कि रेप्यूटेशन बढ़ जाएगा। अगर पेपर में आए कि मिलिन का चेक फेल हो गया है 5 करोड़ का, तो उसका रेप्यूटेशन तो मार्केट में बढ़ जाएगा। लड़कियां भी देख के रहेगी, वो रहा मिलिन, अच्छा ये मिलिन है, ओ हो, है ना? तो मिलिन का रेप्यूटेशन बढ़ेगा। और 50 रुपए का चेक उसका डिसऑनर हो जाता है, तो आप सोचिए क्या होगा? लोग हंसेंगे, तो वहां उसका डैमेजेस ज्यादा मिलेगा उसको। फिर अपन आगे चलते हैं। अब ये जो आगे एक पॉइंट दिया है, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि बैंक कौन से केसेस में चेक को डिसऑनर करेगी। इन विच सर्कमस्टांसेस कैन अ चेक बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है अनडेटेड चेक, उस पर आपने डेट नहीं डाला है तो चेक रिजेक्ट हो जाएगा। या इट इज स्टेल, स्टेल यानी कि 6 महीने या 3 महीने जो उसकी लाइफ होती है, पहले 6 महीने होती थी, अभी लेटेस्ट आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से 3 महीने की लाइफ रहेगी चेक्स की, तो 3 महीने के बाद वो स्टेल हो जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंट इज इनकोहेट यानी इनकम्प्लीट और नॉट फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। जब बैंक को डाउट अराइज होता है कि ये ड्रॉवर ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है,
हो सकता है कुछ चेंजेस हो उसके अंदर, कुछ काटा पीटी अगर नजर आए, कुछ ब्लेड से ऐसा स्क्रैच किया हुआ नजर आए, तो बैंक का सस्पिशन अराइज होगा, बैंक चेक को रिजेक्ट कर देगा. देन इफ द चेक इज पोस्ट डेटेड एंड इट इज प्रेजेंटेड बिफोर इट्स ऑस्टेंसिबल डेट, यानी उसका जो वैलिडिटी अराइज होगा उसके पहले ही आपने प्रेजेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा. देन इफ द फंड्स इन द बैंकर्स हैंड्स आर नॉट प्रॉपर्ली एप्लीकेबल, जो हमने सुबह मार्किंग पढ़ा था, तो मार्किंग अगर आपने करवा के रखा है तो बैंक क्या करता है, सेट असाइड कर देता है अमाउंट, फिर दूसरा चेक लगता है तो रिजेक्ट हो जाता है, हमने देखा था, क्योंकि उसमें पैसे फिर कम हो जाते हैं. तो एक्चुअल अकाउंट में तो पैसे ज्यादा है मगर एप्लीकेबल नहीं होते, तो फिर वो चेक रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो नॉट प्रॉपर्ली एप्लीकेबल. Then if the customer has credit with one branch of a bank but the check is drawn on another branch of the same bank. SBI के दो अकाउंट में आपके अकाउंट्स है, SBI धर्मपेट ब्रांच, SBI गोकुलपेट ब्रांच, और आपने चेक गोकुलपेट ब्रांच पे ऊपर डाला है जिसमें आपके पैसे सिर्फ 10,000 रुपए है और चेक 15,000 का है, तो गोकुलपेट ब्रांच आपके चेक को रिजेक्ट कर देगा. इवन इफ आपके दूसरे SBI अकाउंट में पैसे थे मगर ये ब्रांच उस ब्रांच का जो फंड्स है उसको यूज नहीं कर सकता, इससे आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा. देन इंसॉल्वेंसी और लूनेसी का नोटिस अगर सर्व हो गया बैंक के ऊपर, तो यानी कोर्ट ने आपको लुनैटिक डिक्लेयर किया और एक नोटिस बैंक को दे दिया कि हमने इस पर्सन को लुनैटिक डिक्लेयर किया है, तो इसके चेक्स अभी क्लियर नहीं होंगे. Similarly, insolvency. Then customer countermands the payment. Countermanding the payment यानी stop payment, जो अपन normally stop payment करवाते हैं बैंक में. Then garnishee or other legal order is served on the bank for recovery proceedings. ये recovery proceedings में ये orders आते हैं. Then banker receives notice of death of the customer. Obituary column में उन्होंने पढ़ा आज कि फलाने फलाने आदमी मर गए हैं, मोहनलाल सोहनलाल यादव मर गए हैं, तो उनका चेक अगर आज कोई प्रेजेंट होगा तो वो पास नहीं होगा. एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली अगर आपने बैंक को कहा कि मेरे अकाउंट को बंद कर दिया जाए या बैंक ने आपको कहा कि हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो फिर आपके चेक्स पास नहीं होंगे. एंड मटेरियल ऑल्टरेशन, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मटेरियल ऑल्टरेशंस. हम किसी भी चीज को काट नहीं सकते चेक के ऊपर. पहले जमाने में एक था कि आप कोई अमाउंट को काटा तो फिर तो एक्सेप्ट होता ही नहीं था, लेकिन कोई वर्ड्स को अगर आप काटते हो तो आप उसको काउंटर साइन कर दो, लेकिन आजकल बैंक्स वो भी एक्सेप्ट नहीं करते. तो बैंक ने कहा है कि कोई भी चीज अगर ऑल्टरेशंस है तो हम चेक को रिजेक्ट कर देंगे. इर्रेगुलर सिग्नेचर यानी सिग्नेचर टैली नहीं होना, ड्रॉवर का सिग्नेचर, या फिर इर्रेगुलर एंडोर्समेंट्स. फिर चलते आगे. लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल. बिल का जो एक्सेप्टर है और प्रोमिसरी नोट का जो मेकर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. तो उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम प्रिंसिपल डेटर भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट यानी टोटल लाइबिलिटी है उसकी, पूरा अमाउंट उसको देना पड़ता है. तो दे आर लाइबल टू पे अकॉर्डिंग टू अपेरेंट टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. देन लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर जो है, एंडोर्सर यानी कौन, प्रायर पार्टी, जिसको हम प्रायर पार्टी कहते हैं, तो उसको भी लाइबिलिटी अराइज होती है. लेकिन उसमें देखिए अभी 3 पॉइंट हम उसमें स्टडी करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट है कि अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब क्या है कि अगर ए है, वो होल्डर है अभी, और वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है बी को, और इन दोनों के बीच में अगर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी? इसका मतलब यह है कि ए बी से कहता है कि देखो तुम बिल तो मेरे से ले रहे हो, आगे चल के अगर डिसऑनर होगा तो मेरे पास नहीं आना, आई विल नॉट पे यू द अमाउंट. ये ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी हुआ, जिसमें लिखा है कि बी ए के पास नहीं आ सकता और बी एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं आपके पास नहीं आऊंगा. अच्छा, इसके पहले भी कुछ पार्टीज थे, समझ लीजिए पी था, एक सिंगल पार्टी रहते हैं पी.
पी ने फिर ए को दिया था, ए ने जब बी को ट्रांसफर किया तो उसने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। इनके बीच में एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी मतलब एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पीपल। फिर बी ने उसे ट्रांसफर किया सी ने को, और सी ने डी को ट्रांसफर किया। नाउ द होल्डर इज डी। अगर ये बिल डिसऑनर होता है, जो ओरिजिनल इसका एक्सेप्टर है वो पे करने से इनकार करता है, इसे डिसऑनर करता है, तो डी किसके पास जाएगा? डीसी के पास जाएगा। सो इज सी लायबल टू डी? यस, सी इज लायबल टू डी। कैन डी रिकवर द मनी फ्रॉम बी? यस, तो बी भी डी को लायबल है। लेकिन सवाल आया कि कैन डी रिकवर द मनी फ्रॉम ए? कैन डी रिकवर मनी फ्रॉम ए? आंसर इज यस, वो ए से भी रिकवर कर सकता है। तो याद रखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी जो है ये सिर्फ इन दोनों को बाइंड करता है एंड नॉट टू सी एंड डी। तो सी और डी जो है ये दोनों भी ए से पैसा ले सकते हैं। तो अगर नॉर्मल कोर्स में जैसे डी सी से पैसा ले लेता है, फिर सी बी से पैसा ले लेता है, फिर सवाल आता है कि कैन बी रिकवर द मनी फ्रॉम ए? तो आंसर रहेगा नो, बी कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम ए। वो अकेला ही है जो ए से रिकवर नहीं कर सकता, बाकी सी और डी ए से रिकवर कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी में जो इमीडिएट पार्टीज है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ वो उन दोनों को बाइंड करता है एंड नॉट टू अदर सब्सिक्वेंट पार्टीज। तो सी और डी ए से पैसा ले सकते हैं, बी ए से पैसा नहीं ले सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी में होता है। फिर एक और तरीका है जिसमें आप यानी एंडोर्सर यानी ए अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और वो है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट बी को ट्रांसफर करता है तब उस ट्रांसफर के अंदर वो लिख देगा सैंस रिकोर्स। तो जब ये साइन करता है ट्रांसफर करने के लिए तो वो लिखता है सैंस रिकोर्स। इसे कंडीशनल एंडोर्समेंट भी कहते हैं, इसके बाद के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको। और ये कंडीशनल एंडोर्समेंट में अब क्या होगा देखिए, डी सी और बी ये तीनों जो लोग हैं दे कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम ए। तो ये तीनों लोग हैं, जितने भी सब्सिक्वेंट पार्टीज आएंगे, ए ने सैंस रिकोर्स लिख के ट्रांसफर किया, तो अब जितने भी सब्सिक्वेंट पार्टीज होंगे उनमें से कोई भी ए से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी क्या था कि सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो सिर्फ ए और बी को बाइंड करता है। लेकिन सैंस रिकोर्स में क्या है कि ये वर्ड हमने इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही लिखे हैं, एंडोर्समेंट करते वक्त ही उसके अंदर लिख दिया है। तो फिर क्या होगा कि ये जितने भी सब्सिक्वेंट पार्टी है दे विल नॉट हैव राइट्स अगेंस्ट ए, कोई भी ए से रिकवर नहीं कर सकता। तो दोनों का डिफरेंस नोट करके रखिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये दोनों ने ट्रांसफर करते वक्त सैंस रिकोर्स नहीं लिखा है जैसे, तो अब डी किससे रिकवर कर सकता है? सी से। यस। सी बी से रिकवर कर सकता है? यस। बी ए से कर सकता है? नो। तो बी ने किसके पास जाना पड़ेगा? पी के पास। उसका जो ए का जो प्रायर पार्टी है उससे वो रिकवर कर सकता है, लेकिन ए से रिकवर नहीं कर सकते। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो वो वहां दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि भाई आपने ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है वो देना पड़ता है। अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, व्हाट यू हैव टू डू? सर्व अ नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑन द प्रायर पार्टीज। अगर आप उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दोगे या उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं मिलेगा तो फिर उनसे आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। फिर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, सिल्वर ड्रॉवर है, सफायर ड्रॉई है, डायमंड ओरिजिनल पे ही था, उससे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गोल्ड को, गोल्ड ने प्लैटिनम को और प्लैटिनम ने टोपैज।
अब उसमें लिखा है कि डायमंड मेक्स एन एग्रीमेंट विद गोल्ड दैट सच बिल इज टेकन ऑन द रिस्क ऑफ गोल्ड इटसेल्फ, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी हुआ। तो अब इस केस में क्या होगा? सवाल नंबर 1 है, कैन टोपैज एंड प्लैटिनम रिकवर मनी फ्रॉम डायमंड? आंसर इज यस। टोपैज और प्लैटिनम दोनों डायमंड से पैसा रिकवर कर सकते हैं। कब? जब सफायर जो ओरिजिनल ड्रॉई है वो उसको डिसऑनर करता है। करेक्ट। फिर सवाल आया, कैन गोल्ड रिकवर द मनी फ्रॉम डायमंड? तो आंसर है नो। तो गोल्ड डायमंड से पैसा रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन प्लैटिनम और टोपैज उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। और फिर दूसरा एग्जाम्पल पूछा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी ना बना करके अगर डायमंड वहां पे सैंस रिकोस लिखता है एंडोर्समेंट के अंदर, तब क्या होगा? जैसे अपन ने यहां देखा, उस केस में ये तीनों जो लोग हैं, टोपैज, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये तीनों लोग डायमंड से पैसा रिकवर नहीं कर सकेंगे। दे कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम डायमंड। फिर आगे चलते हैं। 5th पॉइंट कहता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज प्रायर टू अ होल्डर इन लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे नॉर्मल है, ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल इट इज डिस्चार्ज्ड। एंड लास्टली, रूल्स ऑफ जनरल लाइबिलिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मेकर, ड्रॉवर, एक्सेप्टर जो रहते हैं ये प्रिंसिपल डेटर होते हैं। इवन ड्रॉवर जो है, देखिए अब यहां एक एडिशनल पॉइंट आता है, ड्रॉवर जो होता है बिल का, वो भी प्रिंसिपल डेटर होता है जब तक ड्रॉई उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जिस वक्त ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सलमान को ऑर्डर किया है कि ऐश्वर्या को 50 लाख रुपए दो, तो जब तक सलमान एक्सेप्ट नहीं करता तब तक मैं ही प्रिंसिपल डेटर माना जाऊंगा, और जैसे ही सलमान एक्सेप्ट कर लेगा तो देन आई बिकम अ श्योरिटी एंड देन सलमान बिकम्स द प्रिंसिपल डेटर। तो एक्सेप्टर जो है वो फिर प्रिंसिपल डेटर बन जाता है, और जो ड्रॉवर था वो एक श्योरिटी रह जाता है। फिर आगे चलते हैं। एवरी प्रायर पार्टी इज अ प्रिंसिपल डेटर फॉर सब्सिक्वेंट पार्टी। अगर इन सबके बीच में अपन देखें, जैसे ए बी सी डी, दिस इज द लिस्ट ऑफ एंडोर्सर्स, तो डी के लिए क्या है कि सी एक प्रिंसिपल डेटर है और उसके पहले वाले जो पार्टीज है वो सब श्योरिटी है। यानी डी सी पे केस डालेगा, उससे पैसा मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो बाकी लोग तो है ना, उनसे रिकवर करेंगे, सो दे स्टैंड एज श्योरिटीज। सी के लिए उसका जो पहला पार्टी है बी, वो एक प्रिंसिपल डेटर है और उसके पहले के दोनों पार्टीज उसके श्योरिटी है। ए के लिए पी प्रिंसिपल डेटर है और जो ओरिजिनल ड्रॉवर होगा या पी के पहले के जो पार्टीज होंगे वो उसके श्योरिटीज बनेंगे। तो वो एक पॉइंट है नंबर 6, सिंपल पॉइंट है। देन कम्स एक्सेप्टर्स लायबिलिटी ऑन अ फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट। एक्सेप्टर्स लायबिलिटी ऑन अ फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको जरा गौर से सुनिए। आपके आजू बाजू किसी को नींद आती होंगी तो उसको जगह दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो फॉर्जरी हो जाएगी, बाद में प्रॉब्लम आएगा। खैर वो जोक था। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रॉवर है मिस्टर डी, डी इज द ड्रॉवर एंड सी इज द ड्रॉई। ठीक है, सिंपल है। या ए बी सी डी में आप भूल जाएंगे, लेट मी राइट एक्चुअल नेम्स। फारूका किस ड्रॉवर, सलमान इज द ड्रॉई, और मैंने उसे कहा है कि पे टू होम, कैटरीना, पे टू कैटरीना, सो कैटरीना बिकम्स द पे। ठीक है, अब देखिए आप क्या क्या पोजीशंस आएगी। आई विल टेक 3 डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, और हम तीनों में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि एंडोर्समेंट जो करना है, कैटरीना इज पे, कैटरीना के यहां से इंस्ट्रूमेंट चुराती है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी तो अच्छी थी, लेट्स टेक राखी सावंत ले लेते, अच्छी बात, चलो
दिखने में भी। खैर, तो राखी सावंत, सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है, किसी भी जिंदा या मुर्दा व्यक्ति से प्रेरित नहीं है, उससे लिंक नहीं कर सकते, कोई मेरे पे केस नहीं डाल सकता, ठीक है। तो कैटरीना के यहां से राखी सावंत इंस्ट्रूमेंट चुराती, चुराने के बाद वो क्या करती है कि कैटरीना का साइन करके, क्योंकि कैटरीना का नाम है, तो ये अभी इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, सिग्नेचर एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, कैटरीना के पास। कैटरीना से किसने चुराया, राखी सावंत ने। तो राखी सावंत को ट्रांसफर करना है तो उसे साइन करना पड़ेगा। किसका साइन करना पड़ेगा, कैटरीना का, करेक्ट। तो राखी क्या करती है कि कैटरीना का साइन करके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर देती है, लिखती है पे टू बिपाशा। अब बिपाशा जो है इंस्ट्रूमेंट को लेती है गुड फेथ में, गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस, विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। यानी उसे ये मालूम नहीं है कि ये राखी चोर है, तो वो समझती है कि राखी ही कैटरीना है। बिपाशा ने कभी कैटरीना को देखा ही नहीं, दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो बहुत बार लोगों ने उसे कैटरीना का फोटो दिखाना चाहा, लेकिन बिपाशा ने कहा नो नो नो, डोंट शो मी हर फोटोग्राफ, आई विल नॉट सी हु इज कैटरीना, आई एम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड। तो आज तक उसने कैटरीना का फोटो नहीं देखा। अब राखी आती है तो बिपाशा बड़ी खुश होती है, हाँ, ऐसी कैटरीना दिखती है, हाँ, लोग पागल है जो इसके पीछे पागल है। तो वो समझती है कि यही कैटरीना है और उससे इंस्ट्रूमेंट ले लेती है गुड फेथ में। अब देखिए क्या होता है, ये जो साइन है ये फॉर्जरी है, करेक्ट, दिस इज अ फॉर्ज्ड सिग्नेचर, ठीक है। अब बिपाशा होल्डर है, वो जाती है ड्रॉई के पास, सलमान के पास, फॉर एक्सेप्टेंस। अब यह दो सिचुएशन में लूंगा। ये जब बिपाशा एक्सेप्टेंस के लिए सलमान के पास जाती है तो हो सकता है कि इसके पहले कैटरीना ने सलमान को बता दिया हो कि इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ से चोरी हो गया है, तो अगर कोई भी आएगा तो उसको एक्सेप्टेंस या पेमेंट नहीं देना। या हो सकता है कि सलमान को ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है। दो सिचुएशन है, सलमान हैज नॉलेज, सलमान डजंट हैव नॉलेज ऑफ फॉर्जरी, ठीक है, दो सिचुएशन। अब पहला केस है कि अगर सलमान को नॉलेज नहीं है और वो अपना साइन कर देता है विदाउट नॉलेज, या दूसरा सिचुएशन लेता हूं मैं जहां सलमान अपना साइन करता है विथ नॉलेज, यानी कैटरीना ने उसे लेटर लिख दिया था कि देखो सलमान, जो भी हमारे बीच हुआ उसको बाजू रखो, मगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरा था, अगर कोई भी लेने आएगा पैसे या एक्सेप्टेंस करवाने, उसे एक्सेप्टेंस मत देना क्योंकि मेरे हाथ का इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गया है। और बिपाशा आती है सलमान के पास, तो सलमान बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने एक्सेप्टेंस दे देता है। उसको नॉलेज था फिर भी एक्सेप्टेंस देता है। अब क्या होगा, लेट्स सी। फिर इंस्ट्रूमेंट वापस आता है, एक्सेप्टेंस साइन होके वापस आ जाता है। फिर बिपाशा उसे ट्रांसफर कर देती है नरगिस को, नरगिस फखरी उसे ट्रांसफर कर देती। अब बिल मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी पे होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, नरगिस। नरगिस जाती है सलमान के पास। दोनों सिचुएशन में देखिए अब क्या होता है। नरगिस गोज टू सलमान। पहला केस देखते हैं जब सलमान ने विदाउट नॉलेज पहले साइन किया था एक्सेप्टेंस का, लेकिन फिर उसको जब नॉलेज मिला, बाद में नॉलेज मिला, एक्सेप्टेंस के बाद उसको नॉलेज मिला और मैच्योरिटी के पहले। तो मैच्योरिटी पे जब नरगिस जाएगी सलमान के पास, तो सलमान क्या उसको पैसा देगा? आंसर इज नो। सो व्हेन नरगिस गोज फॉर पेमेंट इन द फर्स्ट केस, जहां सलमान ने एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज दिया था, तो अब सलमान पेमेंट से डिनाई कर सकता है। ही विल डिनाई टू पे, यानी इन सिंपल वर्ड्स ही विल नॉट पे, और ये राइट उसके पास है, ही कैन डिनाई।
अब देखिए यहां पे क्या होता है, एक रूल लगता है। नरगिस सलमान से कहेगी कि तुमने साइन किया ना, तो अब तुम लायबल हो अंडर रूल ऑफ एस्टॉपल। तुमने साइन क्यों किया, रूल ऑफ एस्टॉपल में तुम लायबल हो। लेकिन लॉ कहता है कि अगर उसने साइन विदाउट नॉलेज किया था तो वो रूल ऑफ एस्टॉपल में नहीं फंसेगा, वो साइन करने के बावजूद पेमेंट से इनकार कर सकता है। ही कैन डिनाई द पेमेंट। और पेमेंट किसे करेगा सलमान? कैटरीना को, जो ओरिजिनल होल्डर है, जिसका राइट गुड है। और नरगिस का टाइटल क्या रहता है? डिफेक्टिव। क्यों डिफेक्टिव? बिकॉज ऑफ फॉर्जरी। हमने पहले देखा फॉर्जरी में सेकेंड पर्सन को, ट्रांसफरी को होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। तो नरगिस का राइट कुछ भी नहीं है, उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा डिनाई हो जाएगा। लेकिन अगर सलमान ने विथ नॉलेज साइन किया था, पहले एक्सेप्टेंस के पहले ही उसे मालूम था कि फॉर्जरी है, उसके बावजूद उसने साइन किया, तो जब नरगिस पैसा लेने जाएगी तो उसको पैसा मिलेगा। सलमान शैल पे टू नरगिस। फिर नरगिस को राइट है पैसा लेने का। क्यों राइट है? क्योंकि अब रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है कि तुमको मालूम था कि फॉर्जरी है और फिर भी तुमने साइन किया, फिर भी एक्सेप्ट किया। सो नाउ यू बिकम लायबल टू पे टू द सब्सिक्वेंट होल्डर। लेकिन क्या कैटरीना इस केस में सलमान से पैसा लेगी? आंसर इज यस अगेन। यानी यहां पर सलमान को दोनों को पैसा देना पड़ेगा। कैटरीना को तो देना ही है क्योंकि उसने नोटिस सर्व करके रखा है, उसके बाद भी उसने साइन किया, तो कैटरीना को तो पैसा मिलेगा, साथ में नरगिस को भी मिलेगा। मींस बोथ ऑफ देम हैव द राइट टू रिकवर दी मनी। तो यहां वो डबली लायबल हो जाएगा सलमान। उसे नरगिस को भी पैसा देना है और उसे कैटरीना को भी पैसा देना है। और इस केस में क्या है? ही विल पे ओनली टू कैटरीना बट नॉट टू नरगिस। तो नरगिस को डिनाई कर देगा, कैटरीना को देगा, और यहां दोनों को देना पड़ेगा उसे पैसा। कैटरीना को भी देना है और नरगिस को भी देना है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। डिफरेंस यहां पे अराइज होता है कि उसने जब एक्सेप्टेंस किया था तो विदाउट नॉलेज किया कि विथ नॉलेज किया। विथ नॉलेज किया तो दोनों को दो, विदाउट नॉलेज किया तो इसको डिनाई कर दो और कैटरीना जो ओरिजिनल होल्डर है उसी को पैसा दो। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखें आप। फिर आगे चलते हम। तो वहां पे भी एग्जांपल्स है, दोनों एग्जांपल वो आप सॉल्व कर ले। फिर से पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। एक्सेप्टर्स लायबिलिटी फॉर बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम। तो फिक्टिशियस है वही पुराना है जो अपन देख चुके, फिक्टिशियस बिल, सेम हैंड वाला केस वो फिर से है। देन लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग। ये यहां पे आता है जहां पे ओरिजिनल ड्रॉई मर चुका है और एक्सेप्टेंस के लिए आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हो, और अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो फिर दो सिचुएशन अराइज होती है। अगर वो एक्सेप्टेंस देगा, अपनी साइन करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बिल ड्रॉ किया है मोहनलाल के ऊपर। मोहनलाल गुजर गए और अब उनका बेटा है सोहनलाल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो आप किसके पास जाओगे? सोहनलाल के पास जाओगे। सोहनलाल अगर साइन करता है और कुछ भी नहीं लिखता उसके आगे, तो ये बिल का जो भी पैसा है वो सोहनलाल की पर्सनल लायबिलिटी बनेगी, वो उसे पूरा देना पड़ेगा। यानी अगर बिल 50 लाख का है तो सोहनलाल को पूरा 50 लाख देना पड़ेगा, इवन इफ मोहनलाल के एसेट्स कुछ भी नहीं थे। मोहनलाल एक भिखारी था मरते समय, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था, सब आईपीएल में जुआ खेल के हार चुका था, तो सोहनलाल को पूरा 50 लाख देना पड़ेगा। कब? अगर वो सिंपल एक्सेप्टेंस करता है। लेकिन दूसरी बात, अगर सोहनलाल एक्सेप्टेंस करते वक्त वहां पे लिखता है टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट ऑफ माई डिसीज्ड फादर, अगर ये लिखता है टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट ऑफ मोहनलाल रिसीव बाई मी, ऐसा लिखता है, तो फिर हम देखेंगे कि मोहनलाल के कितनी प्रॉपर्टी सोहनलाल को मिली मरने के बाद।
तो अगर सोहनलाल को 20 लाख की प्रॉपर्टी मिली है सिर्फ, तो फिर सोहनलाल की लायबिलिटी कितनी होगी? ओनली 20 lakhs एंड नथिंग मोर देन दैट। तो वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखें। फिर ट्रांसफर बाय निगोशिएशन, निगोशिएशन एंडोर्समेंट का चैप्टर, दैट इज वेरी सिंपल। निगोशिएशन कैसे करेंगे आप? बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो मियर डिलीवरी, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। फिर डिलीवरी दोनों में इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी हर चीज में इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज डिलीवरी के बिना कंप्लीट नहीं होती। मेकिंग ऑफ नोट हो, या ड्रॉइंग ऑफ बिल हो, या एक्सेप्टेंस हो, या एंडोर्समेंट हो, हर चीज में डिलीवरी जो है वो बहुत एसेंशियल है। हैंड डिलीवरी विच कैन बी फिजिकल यानी एक्चुअल, या कंस्ट्रक्टिव, या सिंबॉलिक। 3 टाइप के डिलीवरीज होते हैं, अपन ने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़े थे। तो वो उसमें से कोई भी एक हो सकती है, लेकिन होना जरूरी है। तो इसमें केस है कि जहां पे एंडोर्सर ने साइन कर दिया है एंडोर्समेंट, नाम भी मैंने आपका लिख दिया, पे टू कैलाश, और मेरा साइन कर दिया, और फिर रात को मैं मर गया। सुबह कैलाश मेरे घर आता है, बहुत रोता है, ओ हो ऐसा क्या हुआ, मेरा दोस्त क्यों मर गया। फिर वो टेबल पे बैठता है सिर पटकते हुए, 2 आंसू गिरते हैं, फिर देखता है आंसू कहां गिरे, एक पेपर रखा होता है, उस पेपर पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, और उसके पीछे मैंने साइन करके कैलाश का नाम लिखा है। तो अचानक कैलाश हंसने लगता है, हा, मेरा दोस्त तू कितना अच्छा था, मरने के पहले एक अच्छा काम किया कि मेरे नाम से बिल को एंडोर्स किया। लेकिन ये सब बातें और भी लोग वहां देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला जो एंडोर्सर था वो साइन करके मर चुका है, और उसने कैलाश को दिया नहीं है। कैलाश वहां पे आया, उसे वहां मिला। तो क्या डिलीवरी हुई है? हैज द डिसीज पर्सन डिलीवर्ड द इंस्ट्रूमेंट टू कैलाश? आंसर इज नो। तो कोर्ट कहेगा कि कैलाश का टाइटल बैड है, कैलाश का टाइटल डिफेक्टिव है, उसको 1 पैसा भी लेने का राइट नहीं है। तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं होता। ये बात को आप याद रखें। फिर उसमें एंडोर्समेंट है, तो एंडोर्समेंट किस किस तरह से होते हैं फिर हम वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट वो सब सिंपल सेक्शंस है। अब सीधा काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट पे आइए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा दूं। पहला है ब्लैंक। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट यानी क्या? जहां अपन साइन तो करेंगे, देखिए एंडोर्समेंट का मतलब साइन करना है। साइन किस इंटेंशन से? टू ट्रांसफर दी राइट टू अनदर पर्सन। सिंपल सिग्नेचर एंडोर्समेंट नहीं होता, ठीक है। सिग्नेचर किस पर्पस से किया होना चाहिए? विद द इंटेंशन टू ट्रांसफर द राइट टू द अदर पर्सन। तो अगर मैं सिर्फ मेरा नाम लिख देता हूं, मेरा साइन करता हूं फारूक, लेकिन उसके ऊपर एंडोर्सी का नाम नहीं लिखता हूं, तो इसे कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। और अगर मैं साइन करके उसके ऊपर नाम लिखता हूं, पे टू कैटरीना, और फिर मैं साइन करता हूं, तो इसको कहते हैं फुल एंडोर्समेंट। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट पहले ऑर्डर था वो इस साइन से बेरर में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि अब किसी का नाम नहीं लिखा, तो अब ये बेरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डर गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरर। यानी मैंने जिसको भी दिया, मैंने दिया तो कैटरीना को, लेकिन हैंड डिलीवरी से दे दिया, उसका नाम लिखा नहीं है, तो अब कैटरीना का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब कि बेरर में कन्वर्ट हो गया है, और कैटरीना उसको आगे कैसे ट्रांसफर करेगी? बाय मियर डिलीवरी। लेकिन यहां मैंने उसका नाम लिखा है, तो यहां क्या है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो पहले था वो आगे भी ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर रिमेन्स ऑर्डर। तो यहां कैटरीना अगर आगे ट्रांसफर करना चाहेगी तो कैसे करेगी? उसका साइन करना जरूरी होगा, उसका एंडोर्समेंट के बिना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऐसे 2 है, पहले ब्लैंक एंड फुल, या जनरल एंड स्पेशल भी उसको कहते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या कि मैंने अगर लिख दिया जैसे यहां पे टू कैटरीना ओनली, ये ओनली जो वर्ड है, इससे क्या होगा
कि कैटरीना को सिर्फ पैसा लेने का अधिकार अभी है और वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो उसको रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। वेयर आई स्टॉप द फर्दर निगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वेयर आई स्टॉप द फर्दर निगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। यानी मैंने जो एंडोर्समेंट किया वो लास्ट रहेगा, इसके बाद जो पर्सन है वो उसको फिर से एंडोर्स नहीं कर सकता, तो वो होता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। उसके अलग अलग एग्जांपल्स वहां दिए हैं, जैसे मैंने लिख दिया पे टू कैटरीना ओनली, या मैं लिख सकता हूं पे टू कैटरीना ऑन माई बिहाफ, यानी मेरे लिए उसको पैसा दो, यानी सिर्फ पैसा लेने का राइट है उसके पास, उसको फर्दर ट्रांसफर का राइट नहीं है। ऑन माई बिहाफ यानी मेरे बिहाफ में, फारूक हक के बिहाफ। या मैं लिख सकता हूं पे टू कैट ऑन बिपाशाज बिहाफ, और मेरा साइन। तो ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट्स। यहां कैटरीना जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको सिर्फ पैसा कलेक्ट करना है मेरे लिए, यानी पैसा कलेक्ट करके मुझे लाके देगी, या पैसा कलेक्ट करके बिपाशा को देगी, या वो खुद के लिए रखेगी। पे टू कैटरीना ओनली, इट इज हर मनी बट शी कैन नॉट ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है पार्शियल एंडोर्समेंट, चौथे नंबर पे पार्शियल दिया है। पार्शियल का मतलब क्या कि जहां पर एक इंस्ट्रूमेंट में 10 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है और मैं किसी को 5 लाख का राइट देना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा पे 5 लाख टू कैटरीना और मेरा साइन करूंगा, तो मेरे और कैटरीना के बीच में झगड़ा होगा। कैटरीना कहेगी कि इंस्ट्रूमेंट की कॉपी तो मेरे पास रहेगी, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, 10 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ 5 लाख का राइट दिया है। आई विल कीप द इंस्ट्रूमेंट, तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए कैटरीना। कैटरीना कहेगी मुझे तो तुम पे भरोसा है मगर शायद तुम्हें मुझ पर नहीं है, तो तुम फ्रॉड करोगे, तुम इंस्ट्रूमेंट किसी और को भी ट्रांसफर कर दोगे। बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा कि इंस्ट्रूमेंट मैं रखूंगा या कैटरीना रखेगी, फिर हमारे बीच में झगड़ा होगा। एक साइड से इंस्ट्रूमेंट मैं पकड़ूंगा, एक साइड से कैटरीना पकड़ेगी, हम छीन तान करेंगे और ये खींचतान में इंस्ट्रूमेंट फट जाएगा। तो ये झगड़ा ना हो, इसे लॉ में लिखा है कि आप पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं कर सकते। यानी मुझे अगर दिल कैटरीना को देना है तो पूरा देना पड़ेगा। आई मीन से बिल, सॉरी नॉट दिल, बिल। तो अगर ये बिल 10 लाख का है तो मुझे पूरा 10 लाख का बिल कैटरीना को देना पड़ेगा या नहीं दो, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है कि अगर ये बिल इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल है, जैसे 25 लाख का बिल था, पेएबल इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, उसमें 10 लाख पे हो गया है और 15 लाख बाकी है, तो वो 15 लाख जो बचा हुआ है वो राइट पूरा मैं कैटरीना को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि नाउ द बैलेंस 15 लाख शैल बी रिकवर्ड बाय कैटरीना, आई एम ट्रांसफरिंग द बिल टू हर। तो वो हो सकता है। यानी कैसे कि जैसे पहले मैंने दिल किसको दिया, उसने आधा तो तोड़ ही दिया है, तो अब जो आधा बचा है वो मैं कैटरीना को ट्रांसफर कर सकता हूं, तो दैट इज अलाउड। फिर आगे चलते हैं। कंडीशनल एंडोर्समेंट्स में बहुत सारे हैं, इसमें भी शॉर्ट नोट आता है। सैंस रिकोर्स तो मैंने आपको समझा ही दिया। सैंस रिकोर्स से क्या होता है कि वी स्टॉप अवर लाइबिलिटी, वी एक्सक्लूड अवर लाइबिलिटी टू सब्सिक्वेंट होल्डर्स। कोई भी सब्सिक्वेंट होल्डर इस बिल का पैसा हमसे रिकवर नहीं कर सकता, तो उसको सैंस रिकोर्स कहते हैं। विदाउट रिकोर्स दूसरा होता है डिपेंडेंट अपॉन अ कॉन्टिंजेंसी। डिपेंडेंट अपॉन अ कॉन्टिंजेंसी यानी क्या, देखिए शर्मा जी होल्डर है और वो अपनी बेटी की शादी वर्मा जी के लड़के से कर रहे हैं, ऋषभ वर्मा। अब वर्मा जी दहेज मांगते हैं कि हमें गिफ्ट चाहिए हमारे बेटे के लिए। शर्मा जी को शक है कि ये जो ऋषभ वर्मा है ये शायद हमारी बेटी को छोड़ के भाग जाएगा 6 महीने के अंदर, कुछ इसका इंटेंशन सही नहीं लग रहे, तो अगर हम इनको पैसा दे देंगे तो ये पैसा लेके भाग जाएगा और हमारी बच्ची को छोड़ देंगे। तो शर्मा जी भी बड़े चालाक है, वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट वर्मा जी के बेटे ऋषभ वर्मा को ट्रांसफर तो करते हैं,
लेकिन उसमें लिखते हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ मैरिज, यानी 3 साल कंप्लीट होंगे तो फिर उसको राइट ऑफ रिकवरी मिलेगा। तो देखिए, शर्मा जी ने इंस्ट्रूमेंट वर्मा के बेटे को ट्रांसफर तो कर दिया है ऋषभ वर्मा को, लेकिन उसमें क्या लिखा है, आफ्टर 3 years, यानी ऋषभ वर्मा को राइट कब मिलेगा पैसा लेने का, 3 साल के बाद। यानी वो सही मायने में ओनर कब बनेगा, एंडोर्सी कब बनेगा, 3 साल के बाद, तब तक नहीं। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट अपॉन अ कॉन्टिंजेंसी। देन फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि हमारे राइट्स को अबेंडन करना, राइट्स को छोड़ देना या लायबिलिटी को बढ़ाना। राइट्स को कम करना है, लायबिलिटी को बढ़ाना, उसको कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट्स। जैसे जब भी शादी की बात चलती है तो लड़के को फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट ही करना पड़ता, राइट्स सब छोड़ने पड़ते हैं कि ठीक है मैं दूसरी लड़कियों से बात भी नहीं करूंगा, मैं किसी से दोस्ती भी नहीं रखूंगा, सारे राइट्स छोड़ने पड़ते हैं और एक बीवी लेनी पड़ती है, यानी लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। ये सब जोक है, डोंट टेक सीरियसली। तो उसको फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कहते हैं, जहां आप अपने राइट्स को कैंसिल करके लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करता है इंसान, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हर कोई करता है, इफ यू आर अ मैन। और दूसरा है सैंस फ्रेज। सैंस फ्रेज यानी विदाउट एक्सपेंस, फ्रेज यानी एक्सपेंस होता है। तो मैं एंडोर्समेंट के अंदर लिख देता हूं सैंस फ्रेज, यानी देखिए आप खर्चा मत करना, बिल डिसऑनर होगा तो हमारे पास आ जाने का, तुमने खर्चा पानी नहीं करने का, हम खर्चे का रीइंबर्समेंट नहीं देंगे, बिल का अमाउंट है वो हम देंगे, बट डोंट इनकर एनी एक्सपेंस, वी आर नॉट गोइंग टू रीइंबर्स एक्सपेंस टू यू। दैट इज कॉल्ड एज सैंस फ्रीज। फिर उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट मैं समझाऊं, आगे के पेज पे दिया है, उसको कहते हैं निगोशिएशन बैक। अच्छा चलिए अपन लाइन से ही चलते। कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल, या फिर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक फॉलोड बाय एंडोर्समेंट इन फुल। अब देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझ के रखिए, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता। ओरिजिनल पेई बिपाशा है, ठीक है, पेई वॉज बिपाशा। अब बिपाशा क्या करती है कि इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, वो अपना साइन करती है और एंडोर्सी का नाम नहीं लिखती। 2 केसेस में लेता हूं, 2 अलग अलग केसेस। तो दोनों केस में उसका साइन जो है वो कौन सा है, ब्लैंक। कौन सा साइन है, ब्लैंक। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट से क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट बन गया पेएबल टू बेरर, करेक्ट, बेरर बन गया। अब बेरर बना तो क्या हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, बिपाशा ने एक्चुअल में किसको दिया इंस्ट्रूमेंट, फारूक हक को दिया, प्रैक्टिकली फारूक हक को दिया था, लेकिन उसका नाम कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब ये फारूक हक को इंस्ट्रूमेंट गया, बिपाशा ने फारूक को दिया, ये इंस्ट्रूमेंट के बाहर है, देखो इंस्ट्रूमेंट के बाहर, यानी इनका नाम कहीं यहां पे आएगा नहीं। फिर फारूक ने हैंड डिलीवरी से, बाय हैंड डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया कैटरीना को, कैटरीना ने ट्रांसफर किया प्रियंका को, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने प्रिया। अब प्रिया क्या करती है अपन देखते हैं। प्रियंका 2 सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, यानी 2 तरह से काम कर सकती है। एक तो ये कि प्रियंका जो है वो ट्रांसफर करती है इंस्ट्रूमेंट मलिका शेरावत को। तो वो क्या करती है कि बिपाशा का जो ब्लैंक साइन है उसी के ऊपर लिख देती है। कौन लिख रही है, प्रियंका। कहां लिख रही है, बिपाशा की साइन के ऊपर, पे टू मलिका। तो इसे कहते हैं कि जो ब्लैंक एंडोर्समेंट था उसको फुल में कन्वर्ट कर देना। सो दिस इज फर्स्ट केस, ब्लैंक कन्वर्टेड इनटू फुल। और दूसरा केस क्या है कि प्रियंका, अगर वो मुझसे नहीं पढ़ी है
तो उसको जानकारी नहीं है, शी इज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ ऑफ नेगोशिएशन, तो वो क्या करेगी कि उसका साइन करेगी प्रियंका और उसके ऊपर लिखेगी पे टू मलिका। तो जो बिपाशा का साइन है ब्लैंक, वो अभी भी ब्लैंक ही है। देखो आप, यहां किसी का नाम है नहीं, सो दिस रिमेन्स ब्लैंक, फॉलोड बाई, यानी उसके बाद का जो एंडोर्समेंट है वो फुल में, ब्लैंक फॉलोड बाई फुल। और ये क्या है? ब्लैंक कन्वर्टेड इनटू फुल। दिस इज ब्लैंक कन्वर्टेड इनटू फुल, दिस इज ब्लैंक फॉलोड बाई फुल। समझ में आया आपको? अब इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देखते हैं अपन। ये है कन्वर्जन इनटू फुल, तो इससे क्या होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट पहले बिपाशा की साइन से बेरर बन चुका था वो वापस से ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले तो वो ऑर्डर था, जब बिपाशा पेई का नाम लिखा था तब वो ऑर्डर था, फिर ऑर्डर से वो बेरर बन गया है और बेरर से वापस से ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। यानी बीच में बेरर बन गया था, नाउ इट इज रिकन्वर्टेड इनटू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और अब एंडोर्सी कौन है? मलिका। तो मलिका को अगर आगे इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एंडोर्समेंट करना जरूरी होगा, कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, उसे करना ही पड़ेगा। तो आगे मलिका हैज टू एंडोर्स एंड देन डिलीवर। एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां लॉ कहता है कि क्योंकि ऊपर का ब्लैंक है और देन फॉलोड बाय फुल है, तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट जो पहले तो ऑर्डर था सबसे पहले यहां पर, फिर ये साइन से वो बेरर में कन्वर्ट हो गया और प्रियंका के फुल एंडोर्समेंट से वो वापस ऑर्डर नहीं बनेगा, इट विल रिमेन पेएबल टू बेरर। द बेरर रिमेन्स बेरर। यहां पे क्या हुआ? बेरर बिकम्स ऑर्डर, यहां पे बेरर विल रिमेन बेरर, वो बेरर ही रहेगा। करेक्ट? वेरी गुड। तो यहां पर मलिका जो है एंडोर्सी, अब क्योंकि बेरर है तो क्या मलिका को एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करना है? नहीं, मलिका हैज टू डिलीवर। क्योंकि बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो बेरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है? बाय मियर डिलीवरी, सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो एक बात हुई कि मलिका ट्रांसफर कैसे करेगी आगे। अब दूसरी बात यह कि हु विल बी लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रायर पार्टीज में कौन कौन लायबल रहेगा? हु ऑल विल बी द प्रायर पार्टीज? प्रायर पार्टीज है जो लायबल होते हैं टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहां पे प्रायर पार्टी की लिस्ट में मलिका भी आएगी क्योंकि वो साइन करेगी, उसे एंडोर्स करना ही है, एंडोर्स करेगी तो वो लायबल है। आई विल राइट इन शॉर्ट, मलिका विल बी लायबल। मलिका के पहले किसका साइन है? बिपाशा का, तो बिपाशा वुड बी लायबल। इन्हें दो ही लोग प्रायर पार्टी रहेंगे, मलिका एंड बिपाशा। और ये जो लोग यहां पे निकल गए बीच में, फारूक, कैटरीना, प्रियंका, ये तीनों लायबल नहीं है क्योंकि उनका एंडोर्समेंट है क्या? नहीं। सो दे विल नॉट बी लायबल एज प्रायर पार्टीज। साइन किस किस का है? जब मलिका ट्रांसफर करेगी तो उसका साइन आएगा और उसके पहले का साइन बिपाशा का है। देयर आर ओनली 2 सिग्नेचर्स, सो दीज 2 पीपल वुड बी लायबल एज प्रायर पार्टीज। अब यहां पे क्या होता है देखिए, यहां पर मलिका जब ट्रांसफर करेगी तो कैसे करेगी? मियर डिलीवरी से। तो वो तो साइन नहीं करेगी, अगर वो साइन नहीं करेगी तो शी विल नॉट बी लायबल एज अ प्रायर पार्टी। यानी मलिका यहां पे प्रायर पार्टी नहीं बनती। तो प्रायर पार्टी कौन है? जिन जिन का साइन होगा, जो एंडोर्सर्स है वो प्रायर पार्टी। तो एंडोर्सर कौन है यहां? प्रियंका एंडोर्सर है और बिपाशा एंडोर्सर है। तो ये जो दोनों लोग हैं ये यहां पर लायबल है, प्रियंका एंड बिपाशा। तो यहां प्रियंका भी लायबल हो जाती है, लेकिन यहां पर प्रियंका लायबल नहीं है। हालांकि मलिका का नाम तो प्रियंका ने लिखा था, लेकिन वो लायबल नहीं है, वो चालाकी।
यहां वो मेरी स्टूडेंट थी इस एग्जाम्पल में, सो शी नोज द लॉ ऑफ निगोसिएशन। तो वो खुद का नाम ना लिख करके बिपाशा का साइन यूज करके मलिका का नाम उसके ऊपर लिख देती। अकलमंद है वो, मेरी स्टूडेंट। और यहां पर क्या है, किसी और की स्टूडेंट। आई मीन टू से सीए ही नहीं किया उसने इंजीनियरिंग किया। एंड इंजीनियर्स आर, एज यू नो, they are dumb people. I mean to say they're not as intelligent as chartered accountants, not as intelligent as you guys. तो वो क्या करती है कि ईगो में आके कि मैं मेरा साइन करूंगी, Why would I use बिपाशा सिग्नेचर, बिपाशा कौन है मेरे सामने। तो प्रियंका खुद साइन करती है, खुद साइन की, ईगो, तो वो लायबल हो जाएगी एज प्रायर पार्टी। तो कभी कभी ईगो से काम नहीं लेना चाहिए, या कभी कभी क्या, कभी नहीं लेना चाहिए। Always use your head, not your ego. अच्छी बात है, फिर अपन आगे चलते हैं। उसमें अमर सिंह वाला भी एक एग्जाम्पल है, तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर एक केस आता है, नेक्स्ट पेज पे है, निगोसिएशन बैक। निगोसिएशन बैक का मतलब है कि बिल का हमारे पास वापस आना, घूम के वापस आना। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले कैटरीना जो है किसकी गर्लफ्रेंड थी, सोचिए। सबसे पहले जब वो इंडिया आई थी और उस वक्त उसको फिल्म में आने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, सबसे पहले वो किसकी गर्लफ्रेंड, फारूक हक की। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, बट दैट इज फैक्ट। उसके बाद फिर मुझे छोड़ के वो गई सलमान के पास, सलमान को छोड़ के गई रणबीर कपूर के पास, रणबीर कपूर को छोड़ के गई और किसी के पास, और फिर वापस तो आना ही है उसे मेरे पास, राइट। तो इसे कहते हैं निगोसिएशन बैक। जब आप एक पार्टी होते हैं बिल के ऊपर, आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, फिर वो बिल कई लोगों से के पास जाकर के फिर वापस आपके पास आता है। यू अगेन बिकम एन एंडोर्सी, देन इट इज कॉल्ड एज निगोसिएशन बैक। अब निगोसिएशन बैक में क्या होगा, देखिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है ये। निगोसिएशन बैक में जो इंटरमीडिएट पार्टीज होती है, यानी वो जो मेरे बाद वाली पार्टीज और मेरे पहले वाली पार्टीज, तो मेरे बाद में कौन है, सलमान, रणबीर एंड एक्सेट्रा, और वो सब मेरे पहले भी है क्योंकि उनके बाद फिर मैं आया पिक्चर में। तो देखिए, फारूक ने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया सलमान को, सलमान ने ट्रांसफर किया रणबीर को, रणबीर ने ट्रांसफर किया और किसी को, और वहां से वापस मेरे पास आया। तो दिस पर्सन इज द सेम। अच्छा, मैं इसके पहले भी लिख देता हूं, अगर कोई होंगे, सपोज कि ए था, ए ने बी को दिया था, बी ने एफ को दिया था, ठीक है, ऐसा अपन ले लें। सो नाउ व्हेन द इंस्ट्रूमेंट कम्स बैक इन द हैंड्स ऑफ एफ, तो ये जो पार्टीज है, बीच वाले जो पार्टीज है, एस आर ए, दे विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहां से फिर मैं इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता हूं, एक्स को, एक्स ट्रांसफर करता है वाई को, तो अब वाई जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो वाई किससे पैसा रिकवर करेगा, वो एक्स से कर सकता है, एफ से कर सकता है, और उसके बाद सीधा बी और ए से कर सकता है। तो ये जो बीच के पार्टीज है, ये सब डिस्चार्ज हो जाते हैं, और ये डिस्चार्ज होने के पीछे जो लॉ का प्रिंसिपल है, उसे कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सर्किटी ऑफ एक्शन। सर्किटी ऑफ एक्शन क्या रहता है कि सर्किट बनना, अनएंडिंग लूप। अगर एफ ए से क्लेम करेगा तो ए आर से करेगा, आर एस से करेगा, और एस फिर से एफ के पास जाएगा, फिर एफ कहेगा देखो मैं तुम्हारे लोगों का सब्सिक्वेंट पार्टी हूं, मैं तुमसे रिकवर करूंगा। वो लोग कहेंगे कि हम तुम्हारे सब्सिक्वेंट पार्टी, हम तुमसे करेंगे, फिर वो कहेगा तुम लोग मेरे प्रायर, वो कहेगा नहीं तुम हमारे प्रायर। तो साला कौन प्रायर और कौन सब्सिक्वेंट समझ में नहीं आएगा। तो कोर्ट कहता है सर्किट को ब्रेकर करो, सर्किट को ब्रेक करो, इनको हटा दो। सो नाउ
X will recover from Y will recover from X, X will recover from F, F will straight away recover from B and B will recover from A. तो बीच के जो पार्टी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो याद रखो कि अगर यहां पे F ने जो पहली बार ट्रांसफर किया S को, अगर ये सैंस रिकोर्स होगा, मीन्स F will not stand as a prior party for them. वो प्रायर पार्टी की तरह लायबल नहीं है इन तीनों को, लेकिन बाद में फिर वो बन जाता है पार्टी और उसके बाद वो X और Y को ट्रांसफर करता है। अच्छा, दूसरा ट्रांसफर सैंस रिकोर्स नहीं है, तो Y तो X से रिकवर कर सकता है और X F से भी कर सकता है, क्योंकि ये वाले एंडोर्समेंट में सैंस रिकोर्स नहीं है, तो ये दोनों F से रिकवर कर सकते हैं। और फिर F किससे रिकवर करेगा? यहां क्या ये तीनों डिस्चार्ज हो जाएंगे? आंसर इज नो, दे विल रिमेन लायबल। तो F जो है वो A से रिकवर कर सकता है, A R से करेगा, R S से करेगा, और S किसके पास जाएगा? B और A के पास। तो यहां पे सर्किट नहीं बन रहा, ठीक है? तो इसलिए S, R और A ये जो इंटरमीडिएट पार्टीज है ये डिस्चार्ज नहीं होंगे अगर ये पहला वाला एंडोर्समेंट सैंस रिकोर्स, तो इसको भी याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अब अनलॉफुल मीन्स में सबसे पहले जैसे वहां दिया है स्टोलन इंस्ट्रूमेंट, स्टोलन या लॉस्ट भी अपन कह सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, आपको रास्ते से मिला इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, ये दो तरह के हो सकते हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर बेरर है तो जो थीफ है, जो चुराता है या जिसको रास्ते से मिलता है, जो फाइंडर है, थीफ या फिर फाइंडर, तो इसका टाइटल क्या है पहले अपन वो देखते हैं। थीफ या फाइंडर जो है उसका टाइटल क्या रहेगा? बैड। बैड, दोनों ही केस में उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है, बैड है, बिकॉज ही इज अ थीफ। चोर को कभी गुड टाइटल मिलता है क्या? नेवर। इवन इफ इट इज बेरर और इवन इफ इट इज ऑर्डर, दोनों ही केस में उसका टाइटल डिफेक्टिव है। लेकिन अगर ये थीफ किसी और को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है, किसी और पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है जो कि गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी एंड फॉर कंसिडरेशन, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के तीन कंडीशंस है वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ही बिकम्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ही बिकम्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है इसका टाइटल क्या रहेगा? तो अब सवाल यह आता है कि अगर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो ये जो ट्रांसफरी है, जो पर्सन है, इससे तो चुराया नहीं, इससे तो खरीदा है इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी, फॉर कंसिडरेशन, इसका टाइटल गुड हो जाएगा। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका टाइटल क्या होगा? सोच के देखिए आप, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका टाइटल क्या होगा? ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने इसके पहले आपको समझा दिया है ये पॉइंट। उसका टाइटल रहेगा, क्या रहेगा? उसका टाइटल रहेगा उसका टाइटल रहेगा डिफेक्टिव। क्यों डिफेक्टिव रहेगा? बिकॉज ऑफ फॉर्जरी। क्यों फॉर्जरी? क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, थीफ है मलिका शेरावत, हमने देखा था। और मलिका अगर ट्रांसफर करना चाहती है इंस्ट्रूमेंट तो उसे साइन करना पड़ेगा। किसका साइन? किसी और का साइन। तो जब वो किसी और का साइन करेगी तो फॉर्जरी हो जाएगी
और हमने देखा था फॉर्जरी कैन नॉट गिव गुड टाइटल इवन टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो इसलिए वहां टाइटल डिफेक्टिव। लेकिन बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो इसका टाइटल गुड हो जाता है क्योंकि यह साइन करने की जरूरत ही नहीं है, हैंड डिलीवरी। तो मलिका डिलीवर करेगी इस पर्सन को बाय हैंड, साइन तो करेंगी नहीं, साइन नहीं करेगी तो फॉर्जरी नहीं होगा, फॉर्जरी नहीं होगा इसलिए इसका टाइटल क्या रहेगा, गुड। करेक्ट, वेरी गुड। फिर आगे चलते सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में है ऑब्टेन बाय कोअर्शन और फ्रॉड, यानी कि ये जो पर्सन है बाय कोअर्शन या फ्रॉड, धोखे से ऑब्टेन किया है, यानी थीफ नहीं है अभी, ये एक पर्सन है जो भी है, डाकू मंगल सिंह है, डीएमएस डाकू मंगल सिंह, या फिर फ्रॉड्यूलेंट पर्सन, द फ्रॉड्यूलेंट पर्सन। ठीक है, अब ये जो भी है उसका टाइटल क्या है, उससे तो कोअर्शन या फ्रॉड से लिया है तो उसका टाइटल हमेशा बैड ही रहेगा, डिफेक्टिव ही रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अब वो किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है अगर, और ये पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उसका टाइटल क्या रहेगा, उसका टाइटल अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो गुड रहेगा, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वहां भी गुड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्जरी नहीं है, देयर इज नो फॉर्जरी। क्योंकि जो ओरिजिनल होल्डर था उसके सिर पे बंदूक रख के डाकू मंगल सिंह ने साइन करा के उसके नाम से ले लिया इंस्ट्रूमेंट, तो वो डर के मारे ठाकुर ने साइन कर दिया, हाथ नहीं थे फिर भी इतना डरा के साइन कर दिया, और साइन करके डाकू मंगल सिंह को इंस्ट्रूमेंट दिया। अब डाकू मंगल सिंह अगर उसे आगे ट्रांसफर करता है तो वो फॉर्जरी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसके नाम से था, अब उसने आगे उसको फिर से ट्रांसफर किया, सो देयर इज नो फॉर्जरी। As there is no forgery, the title of holder in due course will be good in both the cases. Similar is the next case. Instrument obtained by unlawful consideration. Unlawful consideration से इंस्ट्रूमेंट लिया है तो टाइटल डिफेक्टिव होता है। जिसने कंसिडरेशन दिया अनलॉफुल, वो उसका टाइटल तो डिफेक्टिव। लेकिन इसमें फॉर्जरी है क्या? नो, सामने वाले ने तो साइन करके अपने को दिया, फिर अपन ने साइन करके और किसी को दिया, फॉर्जरी कहीं भी नहीं है। तो दोनों ही केस में जो अनलॉफुल कंसिडरेशन से लेता है उसका टाइटल बैड रहेगा, लेकिन अगर वो लॉफुल कंसिडरेशन में फिर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देता है तो उसका टाइटल गुड हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के टाइटल गुड रहेंगे। और उसी तरह से विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन यानी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अकोमोडेशन बिल, तो वही विदाउट कंसिडरेशन कहलाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, पार्शियल एब्सेंस और फेल्यूर ऑफ कंसिडरेशन, तो उसमें भी वही पॉइंट है, एक बार पढ़ सकते हो, सारे सेम है, लॉजिक रिमेन्स द सेम। एन इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर मैच्योरिटी और डिसऑनर, मैच्योरिटी के बाद अगर आप लेंगे या डिसऑनर के बाद तो आप होल्डर बनेंगे, मगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपको क्या करना पड़ता है, बिफोर मैच्योरिटी लेना है। तो यहां क्योंकि आप बाद में ले रहे तो यू विल नॉट बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसलिए आपका टाइटल क्या रहेगा, एज गुड एज द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर का टाइटल गुड रहेगा तो आपका भी गुड, ट्रांसफरर का डिफेक्टिव तो आपका भी डिफेक्टिव। फिर उसी को टेबल में एक्सप्लेन किया है, एक दो बार उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन प्रेजेंटमेंट, अब यहां से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, वेरी सिंपल, बिल्कुल थियोरी में पढ़ना है, नथिंग टू एक्सप्लेन एज सच। उसका लॉजिक में बता देता हूं आपको। प्रेजेंट करना है, इन्हें देना, इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रखना, उसको प्रेजेंट कहते हैं। और ये प्रेजेंटमेंट तीन जगह पे होता है। एक है एक्सेप्टेंस के लिए, बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें दो बार प्रेजेंटमेंट आएगा, एक एक्सेप्टेंस के लिए और फिर पेमेंट के लिए। और प्रॉमिसरी नोट में भी दो बार आता है कभी कभी। नॉर्मली तो पेमेंट के लिए आएगा, इंस्ट्रूमेंट विल बी गिवन टू प्रॉमिसर फॉर पेमेंट। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट साइट पे डिपेंड करता है, प्रॉमिसरी नोट में लिखा था आई विल पे 5 months आफ्टर साइट,
तो पहले आप इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लाओगे मुझे दिखाने के लिए, साइट देने के लिए, फिर मैं उसमें लिख दूंगा साइट टेकन ऑन दिस डेट, फिर वहां से 5 महीने अपन काउंट करेंगे। यानी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो साइट पे डिपेंड करता है, तो पहले साइट देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रेजेंटमेंट होता है, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड देन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, तो 2 चीज आएगी। तो वो सारे पॉइंट्स उसमें दिए हैं, और एक्सेप्टेंस किस किस तरह से होता है वो भी दिए हैं, वो अपन देखते हैं। तो पहले प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस है, आप जाके उसको दो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जाके आप प्रेजेंट करो किसके पास, ड्रॉई के पास, और अगर 2-4 ड्रॉई है तो सबके पास एक एक करके सबको देना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। एक से ज्यादा ड्रॉइज भी हो सकते हैं, फिर सबने साइन करना जरूरी है। और अगर वो चारों ड्रॉइज एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स है तो एक्सेप्टेंस बाय 1 पार्टनर विल मीन एक्सेप्टेंस बाय ऑल, तो फिर बाकी 3 के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने बिल ड्रॉ किया है 4 लोगों के ऊपर, फारूक, कैटरीना, बिपाशा, प्रियंका, 4 उसमें ड्रॉइज, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि ये चारों बिजनेस पार्टनर्स है, इनका फिल्म प्रोडक्शन का काम है, चारों बिजनेस पार्टनर्स है। तो अगर एक ने भी साइन कर दिया, फारूक ने साइन कर दिया, तो आप समझ लें कि सबने साइन किया, तो फिर आपको बिपाशा, कैटरीना और प्रियंका के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत जाना, ठीक है, मैंने साइन कर दिया, दैट्स इनफ। अब वैसे जाना चाहते हो तो जाओ, मगर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में जनरल एक्सेप्टेंस होता है, यानी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी अपेरेंट टेनोर, जो लिखा है मैं मानने के लिए तैयार हूं, साइन, तो उसको जनरल कहते हैं। और क्वालिफाइड यानी कि जहां मैं कोई चेंजेस करता हूं, मैं कहता हूं नहीं 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 40 लाख क्यों लिखा है, आई विल एक्सेप्ट टू पे ओनली 25 lakhs, तो क्वालिफाइड हो गया, यानी कंडीशनल भी कहते हैं उसको। या टाइम लिखा था 24 तारीख को पे करो, मैंने बोला 24 को क्यों करूंगा, 24 मार्च क्यों, 25 अप्रैल को पे करूंगा, तो क्या हो गया, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, हमारे सितारे कहते हैं कि अभी हमें पेमेंट नहीं करना है, हमें बेजान दारू वाले ने बताया कि 1 महीने तक आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, अगर पेमेंट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा सामने वालों का, उनके पैसे डूब जाएंगे, बहुत नुकसान होगा, तो हम ये नहीं चाहते कि हम आपका पैसा डुबा दें, तो हम 24 तारीख को हरगिज आपको पेमेंट नहीं देते, हम आपके वेल विशर हैं, अगर आप नहीं मानते चले जाइए बेजान दारू वाला से पूछ के आइए, उन्होंने हमसे कहा है कि हम जिसको भी पेमेंट देंगे वो मर जाएगा, आप चाहते तो हम अब भी आपको दे देते, तो नहीं नहीं साहब आप देना, 25 तारीख को देना, मर के पैसे लेंगे तो क्या मतलब आएगा, तो ऐसे किसी को भी उल्लू अपन बना सकते। एनीवेज द पॉइंट इज कि मैंने चेंज किया है, एक्सेप्टेंस में लिखा है कि नहीं मैं आपको 24 मार्च को ना देकर 25 अप्रैल को दूंगा, तो क्या बन जाएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पार्शियल, कंडीशनल, वो सब उसमें आते हैं। टाइम को चेंज करना, प्लेस को चेंज कर देना, एक्सक्यूज मी, सो दीज आर ऑल क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का रूल क्या है कि आप मेरे पास आए थे एक्सेप्टेंस लेने के लिए, ठीक है, आप होल्डर हो, अब मैं आपको कहता हूं कि देखिए मैं आपको इस तरह से चेंज करके एक्सेप्टेंस दूंगा, तो आपके पास 2 राइट्स होते हैं, एक कि आप ये बिल को डिसऑनर मान ले, आप कहेंगे नहीं 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 सर ऐसा नहीं चलेगा, या तो आप फुल एक्सेप्टेंस दो अनकंडीशनल, या हम इसको डिसऑनर मानेंगे, तो वो आप डिसऑनर मान लो, डिसऑनर मान के प्रायर पार्टीज के ऊपर केस डाल दो, या आप ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर क्या होता है कि प्रायर पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी अपनी लायबिलिटी से, तो अगर आगे चल के मैं डिसऑनर करूंगा तो आप प्रायर पार्टीज के पास नहीं जा सकते, अनलेस के आपने उन लोगों से कंसेंट लिया था बिफोर द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो आप अपने प्रायर पार्टीज को फोन लगाओ, बोलो कि फारूक सर देखो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे, लू क्या, नहीं तो तुम्हारे पास आता हूं पैसा मांगने कल, वो कहेंगे नहीं नहीं ले लो, जो भी दे रहे वो ले लो, अच्छी बात है, फिर आप एक्सेप्टेंस ले लो, और अगर आगे मैं डिसऑनर करूंगा तो आप प्रायर पार्टीज के पास जा सकते हो, तो वो एक पॉइंट उसमें याद रखना है। फिर बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस टू हुम, किसके पास जाना है, ऑफकोर्स ड्रॉई के पास, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड जो अपन ने स्टडी किया था, या ऑल द ड्रॉइज जो मैंने अभी आपको बताया, इफ देर आर मोर देन 1,
unless they are partners of each other. Then duly authorized agent of the drawee, agent के पास भी जा सकते हैं अगर उसको right है accept करने का. Then legal representative of deceased drawee, and in case the drawee is declared as insolvent तो उसका official assignee या receiver उसके पास जाओ. फिर कहां जाना है और कब जाना है, when and where, वो सिंपल पॉइंट देख लीजिए आप. अगला जो पॉइंट है वो काम का है. when presentment for acceptance is excused. excuse का मतलब माफ, यानी आप प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. आप बिल को डिसऑनर मान के प्रायर पार्टीज पे केस डाल सकते हो. प्रायर पार्टीज विल रिमेन लायबल टू यू. तो वो कौन से केसेस है, लेट्स सी. व्हेन द ड्रॉई कैनॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड, बहुत ढूंढा वो नहीं मिला, टॉर्च लेके भी निकले रात में फिर भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, उसके घर पे भी नहीं मिला, उसके बिजनेस प्लेस पे भी नहीं मिला, दोस्तों के यहां गए नहीं मिला, पार्क में भी जाके देखा वहां भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिल रहा है, जेल भी ढूंढ के आ गए वहां भी नहीं मिला, तो फिर अपन बिल को डिसऑनर मानेंगे और प्रायर पार्टीज पे केस डालेंगे. नंबर 2, व्हेन द ड्रॉई इज डेड और इंसॉल्वेंट, हमें मिला, हमने हिलाया, नहीं हिला, मर गया था या इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर डिसऑनर मानेंगे. थर्डली, व्हेन द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन, फिक्टिशियस है, वो है ही नहीं, मालूम पड़ा कि वो ऐसे नाम का कोई शख्स ही नहीं है वहां, जिस एड्रेस पे हमको दिया था वहां गए हम तो मालूम पड़ा कि यहां उस नाम का कोई पर्सन सालों से 25 साल से कभी कोई नहीं रहा. या फिर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, या तो फिक्टिशियस या इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी बच्चा था, हम गए उसके यहां, रमेश्वर घोडेश्वर प्रसाद नाम था, पहुंचे उसके घर पे, एक आंटी निकली वहां से, हमने कहा यहां रमेश्वर घोडेश्वर प्रसाद रहते हैं, उन्होंने देखा इधर उधर, नहीं नहीं नहीं, प्रसाद तो हमारा सरनेम है लेकिन रमेश्वर घोडेश्वर यहां कोई नहीं है. तो हमने कहा कि ये नाम है, देखिए आप, बिल है ये. उन्होंने देखा, फिर बहुत जोर से हंसी वो आंटी और कहेगा अरे ये तो हमारा रामू है. बालकनी में जाके आवाज, ए रामू चल बैठ रहा, किधर आ जल्दी, अंकल मिलने आए. रामू दौड़ते हुए आता है, बोलो चाचू क्या काम है. नहीं नहीं, बोले मैं मामू हूं, जा तू खेलने. हमको मामू बना दिया, ये माइनर निकला है, तो हम वहां से वापस आ जाएंगे चाय पी के और बिल को क्या मानेंगे, डिसऑनर. उसके बाद में आता है वेयर ऑल्दो प्रेजेंटमेंट वॉज इरेग्युलर एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड ऑन सम अदर ग्राउंड. यानी हम गए इरेग्युलर, यानी कि जैसे हमने डीले किया, टाइम पे नहीं गए, 25 तारीख को जाना था एक्सेप्टेंस के लिए और हम गए 1 महीने के बाद, डरते हुए गए और ड्रॉई को कहा देखिए बिल है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या. उसने जोर से हमें डांट के भगा दिया घर से बाहर, निकल जाओ मेरे घर से बाहर. किसका बिल लेके आए, ड्रॉवर कौन है, देखो सलमान खान. किसके ऊपर ड्रॉ किया, शाहरुख खान. हम शाहरुख खान के यहां गए एक्सेप्टेंस मांगने के लिए, 1 महीना डिले हो गया देखिए. तो वो कहता है हे सलमान खान ने मुझे ऑर्डर किया है, उसकी मजाल के मुझे ऑर्डर करे, निकल जाओ, हरगिज नहीं आना. तो हमको भगा दिया. इसलिए नहीं भगाया कि हम 1 महीना लेट गए, इसलिए भगाया क्योंकि सलमान ने ऑर्डर किया है. तो हम अब सलमान के पास जाएंगे, कहेंगे पैसा निकालो, तुम्हारा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया. सलमान कहेगा तुम 1 महीना डिले करके गए, हम तुमको लायबल नहीं है. हम कहेंगे तुम लायबल हो, क्योंकि डिसऑनर जो हुआ है वो हमारे इर्रेग्युलर जाने से नहीं हुआ, हमारे लेट जाने से डिसऑनर नहीं हुआ है. हम तो टाइम पे जाते तब भी वो डिसऑनर करता. करेक्ट. तो यहां पर प्रायर पार्टीज लायबल रहेंगे. तो वो सारे पॉइंट्स उसमें. फिर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉमिसरी नोट में आता है, एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सब में आता है, हर एक केस में आता है. उसमें भी टाइम एंड प्लेस पहले दिया है, कब जाना है, कहां जाना है, बिजनेस प्लेस पे जाना है. अगर बिजनेस प्लेस पे नहीं मिलता है तो उसके रेसिडेंस पे जाना है, या जहां भी वो यूजुअली मिलता है, पेड़ के नीचे बाकी लोगों के साथ पत्ते खेलते रहता है, तो वहां जाएंगे. और यहां पे भी फिर है प्रेजेंटमेंट नॉट नेसेसरी,
सेक्शन 76, इसमें 10 पॉइंट है, वो भी वही है, एक्सक्यूज्ड, यानी हम प्रेजेंट नहीं करेंगे फिर भी बिल को डिसऑनर मान करके प्रायर पार्टी से पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो ऊपर में 4 देखे वो तो यहां कंटिन्यू रहते हैं, वो सब यहां पे भी है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, काउंटर मांडिंग पेमेंट वगैरह वगैरह। वो लिस्ट एक बार आपको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिर डिसऑनर आता है। डिसऑनर 2 टाइप के होते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, वो तो सबको मालूम है, अभी तक बहुत बार हमने देखे। फिर हमको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर के पॉइंट्स है। किसको देना है? प्रायर पार्टीज को। कौन देगा? द होल्डर। जो होल्डर है, जिसके हाथ में बिल डिसऑनर होता है, वो नोटिस देगा। और किसको देगा? प्रायर पार्टीज। कौन सी प्रायर पार्टीज? क्या सबको नोटिस देना लाजमी है, रिक्वायर्ड है? नो, जिसके ऊपर आपको केस फाइल करना है उनको आप नोटिस दो। लेकिन मेरे पहले के सपोज के देयर आर 15 प्रायर पार्टीज, अगर मुझे 15 लोगों के ऊपर केस डालना है, मैं सबको नोटिस दे दूंगा। या मुझे लगता है कि मेरे पहले के 2-4 को नोटिस दे देता हूं, उनसे तो पैसा रिकवर हो ही जाएगा, तो मैंने अगर अपने पहले के 4 लोगों को नोटिस दिया, तो वो 4 लोग फिर क्या करेंगे? वो उनके जो पहले के पार्टीज है उनको नोटिस ट्रांसमिट करेंगे, यानी उनको फॉरवर्ड करेंगे वो नोटिस, क्योंकि मैं तो इन लोगों से लूंगा, फिर वो लोग उनके पहले वाले लोगों से पैसा लेंगे, तो वो लेने के लिए उनको ये नोटिस को फॉरवर्ड करना जरूरी होता है। तो अगर मैंने 4 लोगों को दिया, वो 4 ने आगे और 11 लोगों को दे दिया, तो मैं किन लोगों से फिर पैसा रिकवर कर पाऊंगा? आई कैन स्यू ऑल द 15 पार्टीज, क्योंकि रूल क्या रहता है सूट का कि हम उन लोगों पे केस डाल सकते हैं जिनको हमने नोटिस दिया या उनके ऊपर जिनको नोटिस मिला। तो हमने दिया और उनको मिला, ये दोनों पॉइंट कवर रहते। हमने दिया है ना, हमने डायरेक्टली उनको नोटिस दिया, या उनको मिला का मतलब क्या है कि हमने तो नहीं दिया लेकिन उनको कहीं और से नोटिस मिल गया, हमारे प्रायर पार्टी से उनको नोटिस मिला, तो हम उनके ऊपर भी केस डाल सकते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल सी चीज है, आप भी ऐसा ही काम करते हैं रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में। आपको उसे बुलाना है आज कॉफी पीने, तो 2 तरह से आप नोटिस देते हैं, याद है? या तो आप उसको डायरेक्टली कहेंगे अतिक्य CCD, या फिर अगर आपको डर लगता है, आप उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं? उसकी दोस्त, क्योंकि उसकी दोस्त अपनी भी दोस्त है, तो उससे अपने को डर नहीं लगता, उसको हम कहेंगे आ जाओ ना तुम लोग भी CCD। तो कहती है मैं अकेली आऊं? नहीं नहीं, तुम सब लोग आ जाओ। तो उसका मतलब क्या है कि हम उसे बुलाना चाहते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्टली नोटिस देते। मैंने तो भाई शीला को नोटिस दिया, शीला ने जो भी है उसका नाम, उसको नोटिस दे दिया, तो दोनों आएंगे। तो इस तरह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट नोटिस। फिर आगे चलते हैं। टाइम ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, नेक्स्ट डे, अगले दिन नोटिस जाना चाहिए। सेम सिटी में है तो अपन पार्टी को डायरेक्टली भेज देंगे, अगले दिन उसको मिलना चाहिए। और दूसरे सिटी में है तो अगले दिन हमें पोस्ट कर देना है। आज डिसऑनर हुआ तो कल नोटिस पोस्ट हो जाना चाहिए, फिर वो उसको बाद में कभी भी मिल सकता है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नोटिस, जो मैंने आपको अभी बताया। एंड व्हेन नोटिस इज ऑल्सो अननेसेसरी, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स है, वो आपको फिर से पढ़ लेने हैं। नोटिस अननेसेसरी का मतलब है कि हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, हम अगर नोटिस नहीं भी देंगे तो भी हम उन लोगों से पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज कहते हैं उसको, बिना नोटिस दिए भी हम उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। देन नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग वगैरह है। नोटिंग यानी कि नोटरी पब्लिक के पास जाओ, वो उस पर लिख देगा बिल के ऊपर कि बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि डिसऑनर हुआ है? तो हम जब उसके पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि देखो फलाने पर्सन ने बिल को डिसऑनर किया है, शाहरुख ने बिल को डिसऑनर किया है, तो नोटरी पब्लिक कहता है चुप बैठो आप। वो पहले जाएगा शाहरुख के पास, फिर से बिल लेकर जाएगा और कहेगा शाहरुख देखो तुम इसका पैसा देते क्या? अब वो नोटरी कोर्ट का ऑफिसर होता है, हो सकता है शाहरुख डर जाए और कहे हाँ मैं तो देने के लिए ही तैयार था, तो पैसा दे दे, तो फिर अपना काम हो जाएगा, फिर डिसऑनर का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शाहरुख उससे भी नहीं डरता, कहता है जाओ कर लो क्या करना है। यूएस वालों ने भी मुझे डिटेन किया, बहुत रोका, मैं वहां से भी निकल के आ गया,
तुम क्या कर लोगे, तुम तो इंडिया के ऑफिसर हो। तो भैया कोर्ट ऑफिसर वापस आएगा और उसके ऊपर लिख देगा दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड और अपना स्टैंप लगा के साइन कर देगा। तो इसे कहते हैं नोटिंग। फिर हम उसको कहेंगे नोटरी पब्लिक को कि देखिए आपने यहां लिख तो दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सर्टिफिकेट भी अगर आप बना के हमें दे दे तो अच्छा है। तो फिर नोटरी पब्लिक पूरे फैक्ट्स को सर्टिफिकेट में लिख करके उसे देगा। तो ये सर्टिफिकेट को फिर कहा जाता है प्रोटेस्ट। तो डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, पहले नोटिंग होता है, फिर आप प्रोटेस्ट करवाना चाहो, सर्टिफिकेट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो नोटिंग भी काफी है। कोर्ट एक्सेप्ट्स नोटिंग ऑल्सो और प्रोटेस्ट ऑल्सो, तो दोनों आप करा सकते हो या सिर्फ नोटिंग करा सकते हो। और फिर एक पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें क्वेश्चन आता है 138, डिसऑनर्ड चेक जिसे अपन बाउंसिंग ऑफ चेक कहते हैं टू बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कौन से केस में? डिसऑनर ऑफ चेक तो बहुत रीजन से होता है, साइन टैली नहीं हुआ तो वो भी डिसऑनर होता है, लेकिन यहां जो डिसऑनर की हम बात कर रहे हैं वो है इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। आपके बैंक में 12,000 रुपए है और आप मुझे 20,000 का चेक दोगे तो ऑब्वियसली चेक फेल होगा, तो उसको बाउंसिंग कहते हैं फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। यहां पे आपको जेल हो सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस उसे माना जाता है। अब उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, वैसे वहां लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और एग्जाम में भूल गए तो लिख देना प्रिस्क्राइब टाइम, इम्प्रिजनमेंट फॉर प्रिस्क्राइब टाइम। अब देखिए उसका कंडीशन क्या है कि पहले तो चेक जो आपने मुझे दिया है वो टाइम के अंदर मुझे डालना है बैंक में। फिर अगर बैंक उसे रिजेक्ट करता है फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स तो वो मेरे पास वापस आएगा। जब वो मेरे पास वापस आता है तो मैं आपको पहले नोटिस देता हूं। अब देखिए 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, आई विल गिव यू अ नोटिस। नोटिस कि भाई आप मुझे 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दो। ये नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर आप मुझे पैसा दो, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं आप पे केस डालूंगा। ठीक है। अच्छा, बैंक से जब मुझे लेटर आया वापस कि भाई चेक रिजेक्ट हो गया है, तो वहां से कितने दिन में मैं आपको नोटिस दे सकता हूं? 30 डेज में। जब मुझे बैंक से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका चेक डिसऑनर हुआ है तो वहां से 30 डेज में मैं आपको नोटिस दे सकता हूं। नोटिस देने के बाद 30 दिन में आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे पेमेंट तो वो 30 दिन जब लैप्स होंगे तो वहां से 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर फिर मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस डाल सकता हूं। तो 30 + 30 + 30 ऐसा आप याद रखो। बैंक से मुझे लेटर मिला, उसके 30 दिन के अंदर मैं आपको नोटिस दूंगा। मेरे नोटिस देने के 30 दिन के अंदर आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। नहीं करने पर वहां से 30 दिन में मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं और फिर कोर्ट आपको सजा देगा। फिर उसमें प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर एक लास्ट में जो 85 है, जो हमने पहले भी देखा, मॉर्निंग में स्टडी किया था कि कलेक्टिंग बैंकर को क्या मालूम है कि भैया उसके क्लाइंट का टाइटल डिफेक्टिव है, तो वो तो उसके लिए कलेक्ट करके दे देता है उसको पैसा। और बाद में अगर ये साबित हुआ कि क्लाइंट के पास टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन बैंक अगर साबित करती है कि हमने गुड फेथ में काम किया है, तो बैंक प्रोटेक्टेड है, तो उसको कलेक्टिंग बैंकर्स प्रोटेक्शन कहते हैं। और ड्रॉई बैंक जो है उसको भी प्रोटेक्शन रहता है, उसको क्या मालूम कि उसकी साइन किसी और ने की है, तो दोनों बैंक को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो वो 2 पॉइंट्स है, उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। सो दैट वाज दी 2 थिंग्स दैट वी हैव सीन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने देखा जिसका मार्किंग अराउंड 10 मार्क्स का है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो सारे देखे अपन ने, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 12 से 15 मार्क्स के बीच में ये आएगा। अब ये दोनों के अलावा 3 एक्ट्स है जो मैं नहीं लूंगा, वो बहुत सिंपल होते हैं, वो एक बार आपको थियोरेटिकली पढ़ना रहता है। बोनस, ग्रेचुइटी एंड पीएफ, ये तीनों एक्ट्स मिला के 5 से 7 मैक्सिमम 7-8 मार्क्स का आता है। उसमें डेफिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने पहले भी आपको कहा था मेन क्लास में कि जो डेफिनेशंस है लाइक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और वेजेस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वगैरह, तो उसका एक चार्ट आप बनाइए। चार्ट कैसे बनाएंगे आप?
द वर्ड विच हैज टू बी डिफाइंड, फिर अंडर बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो ऐसे तीनों एक्ट में जो डेफिनेशन है, जैसे अगर मैं एम्प्लॉयर वर्ड को डिफाइन कर रहा हूं तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन यहां क्या है, मैं लिखूंगा ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, फिर एम्प्लॉई, और ऐसे पूरे वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन आप एक साथ लिखिए और उसमें करना कुछ नहीं, उसमें रटना क्या ही है। यू हैव टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस। जब ये चार्ट आप बना लेंगे तो उसको दीवार पे आपके घर पे लगा दीजिए और आते जाते कभी भी पढ़ते रहिए। तो क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में जाने के बाद एम्प्लॉयर पूछेगा वहां डिफाइन एम्प्लॉयर एज पर ग्रेचुइटी एक्ट और आपको याद आएगा एज पर पीएफ एक्ट, और आप कंफ्यूज होंगे कि यार वहां क्या था और यहां क्या था। तो इस तरह से जब आप लिखते हैं तो आपको इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है वो एक साथ दिख जाएंगे, तो आप बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वो एक डेफिनेशंस पार्ट आप पढ़ ले उसमें, अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे मिनिमम ग्रेचुइटी, मैक्सिमम ग्रेचुइटी, सेट ऑन सेट ऑफ, एलोकेबल सरप्लस का कैलकुलेशन वगैरह जो पॉइंट्स है, तो उसको आप एक बार रिवाइज करें। बोनस एक्ट में कितना बोनस देना है, फिर ग्रेचुइटी में कैलकुलेशन कैसे होगा, इंस्पेक्टर करके एक रहता है, तीनों लॉज में सेम रहता है। तो एक ओवरव्यू, थियोरेटिकल ओवरव्यू ये तीनों एक्ट का आप पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। पीएफ को छोड़ सकते मेरे हिसाब से, पीएफ की सिर्फ डेफिनेशंस कर ले, बाकी पॉइंट्स छोड़ दे। एक आध कभी क्वेश्चन 3-4 मार्क का आएगा तो छोड़ देना, या अपने हिसाब से कुछ जनरल नॉलेज के हिसाब से लिखने का। 2 एक्ट उसमें से पढ़ ले, बोनस एंड ग्रेचुइटी ब्रीफ में, तो आपका काम हो जाएगा। और ये दोनों तो हमने अच्छे से देख ही लिए, ठीक है। और अब हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट।